हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन। ओके, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द फोर्थ यूनिट मोटिवेशन, फोर्थ यूनिट जिसका नाम है डायरेक्टिंग। आपने पहले वाले यूनिट्स में पढ़ा होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग। अगर आपका पिछले सिलेबस में से कुछ चीज़ कवर नहीं हुई है या जहाँ पे आपको लास्ट छोड़ा गया था, अगर आपको कोई चीज़ उसमें कवर नहीं हुई है, सो डोंट वरी, हम आने वाली क्लासेस में उनको कवर कर लेंगे। लेकिन आज हम ये वाला यूनिट स्टार्ट करेंगे विच इज कॉल्ड एज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग बेसिकली क्या होता है दैट यू हैव टू, आपने जब एक बारी अपने प्लान्स बना लिए हैं, आफ्टर दैट यू नीड टू कीप योर एम्प्लॉयज ऑन द ट्रैक, दैट जो प्लान्स बने हैं वो उनको अच्छे से फॉलो करें। बड़ी सारी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं कि जो आपने प्लान्स बनाए हैं वो फुलफिल ना हो, या उनमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन चाहिए हो, या फिर आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स या गोल से थोड़े भटक रहे हैं। सो देयर कैन बी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, बिकॉज जब प्लान्स बनते हैं और जब उनका एग्जीक्यूशन होता है, व्हेन दे आर पुट इनटू एक्शन, तो वो जो टाइम गैप है उसके बीच में डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं। सो देयरफॉर एट दैट टाइम डायरेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टिंग मीन्स कीपिंग एवरीवन, ऑल द रिसोर्सेज, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स डिसाइन किए हैं उनकी डायरेक्शन में सबके एफर्ट्स को लगाना, वेदर इट इज द एम्प्लॉयज एफर्ट्स, वेदर इट इज द टॉप मैनेजमेंट एफर्ट्स, एनीवन, उनको उस डायरेक्शन में लगाना। अब जो सबसे बड़ी बात है वो है, जो सबसे मेन फैक्टर है डायरेक्टिंग के अंदर, वो है एम्प्लॉयज। क्यों? क्योंकि अगर आप उनको एक सेट ऑफ एक्टिविटी दोगे जो उनको रोज मैकेनिस्टिकली करनी है, तो शायद बिकॉज ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर की वजह से वो बोर हो सकते हैं। दे मे नॉट फील लाइक डूइंग दैट वर्क अगेन एंड अगेन, यू नो। सो बिकॉज ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स दे मे फील कि उनका मन नहीं है या वो बोर हो रहे हैं उस काम को करने के लिए, तो उस टाइम पे वो अपने ऑब्जेक्टिव से भटक सकते हैं। उस टाइम पे एक मोटिवेशन देना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट मोटिवेशन कीप्स देम गोइंग एंड हेल्प्स देम इन अचीविंग देयर टारगेट गोल्स। तो इसीलिए सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है। किसी भी लीडर को, कोई भी लीडर अगर लीड करना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो समझे कि उसके एम्प्लॉयज़ किस तरीके के हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी वांट्स क्या हैं, उनकी डिज़ायर क्या हैं, और वो किस तरीके से उनको इनकरेज कर सकता है, किस तरीके से उनको डायरेक्ट कर सकता है इन अ सर्टेन डायरेक्शन। तो वो हम आज इसमें पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट, जब भी आप कोई एक तरीके से बिहेव करते हैं, आपका बिहेवियर, आपने गुस्सा किया या आपका मन नहीं किया, या यू आर गेटिंग बोर्ड, यू आर गेटिंग डिप्रेस्ड, यू आर वेरी वेरी हैप्पी, यू आर वेरी इंटरेस्टेड टू डू सम वर्क, तो हर एक आपके बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। एट द बैक ऑफ योर माइंड समथिंग और द अदर इज गोइंग ऑन, राइट? अब वो समथिंग और अदर आपको एक सर्टेन वे में बिहेव करने के लिए फोर्स करता है। Okay, for example, when you come from school, you feel hungry and want to eat something. You want to eat because there is a force which compels you to have food. अगर आपको उस टाइम पे फूड ना मिले तो you may act irritated or you may act frustrated, okay, and आप गुस्सा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। So why of a behavior is your needs, wants, जिनको आप fulfill करना चाहते हो। ओके, दैट नीड्स वांट्स टुगेदर, जब हम स्टडी करते हैं वो साइकोलॉजी को, जब हम स्टडी करते हैं पीछे की, एक बंदा अगर ऐसे बिहेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, जब हम उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, और वहीं पे हमें मोटिवेशन को समझना होता है। साइकोलॉजी इन मोटिवेशन। मोटिवेशन का क्या मतलब होता है? All human behavior appears to arise in response to some form of internal or external situations. हम किसी भी चीज़ के लिए एक behavior अगर डायरेक्ट करते हैं किसी के भी टुवर्ड्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ दी वन रीज़न और दी अदर। समटाइम्स हम किसी चीज़ को अपने लिए अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस
के बेस्ड पे हम एक बिहेवियर करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस काम को करने के बाद अटेंडेंस मिलेगी या मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो यू आर मोटिवेटेड टू डू दैट वर्क। या फिर अदर वे ऐसे भी हो सकता है कि आप नेचुरली मोटिवेटेड हो क्योंकि आपको पढ़ना पसंद है, दैट इज योर पैशन टू डू दैट वर्क, तो वो इंटरनली आपके अंदर से आ रहा है, नॉट बिकॉज कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपको अच्छी अटेंडेंस मिलेगी इस वजह से। और समटाइम्स वो किसी पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि अगर आपने आज मास्क नहीं डाला तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको 2000 रुपये चालान भरना पड़ सकता है। सो इन दैट केस यू विल बी मोर केयरफुल इन वेयरिंग द मास्क, ठीक है। तो आपका जो बिहेवियर है इट इज बिकॉज ऑफ सम रीजन, मे बी इट इज टू अवॉइड पनिशमेंट और मे बी इट इज टू गेट सम रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ मोर अटेंडेंस और मार्क्स, राइट। सो दोनों की वजह से ही आप मोटिवेट होते हो काम करने के लिए, यू बिकम मोटिवेटेड टू डू दी वर्क। सो मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग, मेंटेनिंग एंड डायरेक्टिंग द बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल। द प्रोसेस इज यूजुअली टर्मिनेटेड वंस द गोल इज अचीव्ड। आपका जब वो गोल अचीव हो जाता है तो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब वो आप वैसा बिहेव करना बंद कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चालान नहीं होगा तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट यू विल नॉट वेयर द मास्क, right? But you are wearing the mask because you want to avoid that punishment. But yes, if you are wearing mask on your own without any punishment or something like that, then you are internally motivated to do that kind of work. मोटिवेशन एंड अदर टर्मिनोलॉजीज, मोटिवेशंस के साथ बड़े सारे टर्म्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं, जैसे नीड। नीड मीन्स हम किसी चीज़ की डेप्रीवेशन को फील कर रहे हैं, कोई डेफिशिएंसी है अगर कहीं पे, लाइक भूख लगना, प्यास लगना, यू नो ऑल ऑफ दैट, कि किसी चीज़ की कमी का महसूस होना, दैट इज व्हाट वी कॉल एज नीड. Sometimes these needs can be categorized into various categories. It can be as basic as consuming food, or it can be very high level of needs like getting huge success in the society, getting admiration in the society. So they range from basic needs to advanced needs. But it is about the feeling is what you feel is that you feel deprived of something, कि आपको कोई चीज नहीं मिल रही है. Okay. Then when do the need becomes the motive? नीड मोटिव कब बन जाती है? नीड मोटिव तब बन जाती है जब आप उस नीड को फुलफिल करने के लिए काम करना शुरू कर देते हो उसकी डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे भूख लग रही है लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे भूख लग रही है इज माई नीड, आई नीड फूड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग टू गेट दैट फूड. सो दैट requirement of food will just be called as need. It will not be called as motive, because motive is something which gets you into action. आपको वो एक्शन में लाता है, एंड दैट इज जब आप फूड को खरीदने के लिए, अर्न करने के लिए एफर्ट्स करेंगे या उसको बनाएंगे, तो दैट इज द बिहेवियर यू विल बी डूइंग इन द डायरेक्शन ऑफ getting the food. So that is where the need becomes the motive. That is, motive sets you in the action. उसके बाद आता है गोल. इट इज द डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस. आपके एक बिहेवियर से कोई ना कोई रिजल्ट निकल के आएगा, ओके तो वो रिजल्ट आप कितना चाहते हैं, दैट इज द गोल. ओके, क्या आउटकम चाहते हैं आप, वो गोल बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपने फूड इसलिए खाया बिकॉज यू वांटेड टू सैटिस्फाई योर हंगर. नाउ बहुत सारे टाइम आपको भूख लगती है बट यू सैटिस्फाई योर हंगर इन डिफरेंट वेज. समटाइम्स यू वांट टू हैव a specific kind of food, so you want to satisfy your hunger with that specific food only. Sometimes any food can do to satisfy your hunger, so you are not being specific. So goals, किस तरीके का आउटकम चाहिए आपको. Sometimes you just want to satisfy your hunger, you don't want to be specific कि किस तरीके का खाना हो या किस तरीके का नहीं हो, because the outcome is not that important for you. But sometimes outcome is very important for you, तो आप उस फूड को लेने के लिए, उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड को लेने के लिए यू विल गो टू एनी एक्सटेंट. सो दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर बिहेवियर. सो गोल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अटेंडेंस लेना, बेटर मार्क्स लेना या किसी पनिशमेंट को अवॉइड करना, दे ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ गोल्स, राइट.
एंड इंसेंटिव्स, लास्ट इज इंसेंटिव्स. इंसेंटिव्स मतलब आपको जो छोटी छोटी चीजें अट्रैक्ट करने के लिए की जाती हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंसेंटिव, ताकि आप उस डायरेक्शन में काम करते रहो. गोल्स आर बिगर एंड इंसेंटिव्स आर लिटिल अट्रैक्शंस दैट पुश यू इन द डायरेक्शन ऑफ द गोल्स. जब गोल्स को ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया जाता है तो उनको हम इंसेंटिव्स भी कहते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अगर आप क्लासेस रेगुलरली अटेंड करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे. सो दैट एक्स्ट्रा मार्क्स इज योर इंसेंटिव. Okay, so that extra marks, extra 5 marks or 2 marks will be your incentives. So they vary in quantity and quality, but they are given to motivate you towards a certain goal. They can be financial or they can be non-financial as well. Okay, now there are two types of motivators. There are intrinsic motivators and extrinsic motivators. इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स जो होते हैं, जो आपके खुद अंदर से आता है आपको मोटिवेशन, दोज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स. आपकी कंसाइंस, आपकी क्यूरियोसिटी, आपका किसी चीज के टुवर्ड्स पैशन, किसी चीज के लिए प्यार, किसी चीज के लिए आपका मीनिंगफुल होना, that all come in the category of intrinsic motivation. Whereas extrinsic motivation comes in the category कि आपको बाहर की कोई एंटिटी से कुछ अवार्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा, जैसे कि बैजेस मिलना, कंपटीशन को जीतना, सोशल रिकॉग्निशन मिलना, मनी मिलना, ठीक है, पॉइंट्स या रिवॉर्ड्स मिलना, किसी पनिशमेंट को अवॉइड करना. सो दोज आर ऑल एक्सट्रिंसिक इन नेचर. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेटर. विच वन वर्क्स द बेस्ट if you want to keep a person motivated? Extrinsic factors बहुत कम काम करते हैं, सबसे ज़्यादा काम करते हैं intrinsic motivators. जब एक बंदा internally passionate होता है, interesting होती है उसके लिए कोई भी task, तो उसके productivity बहुत ज़्यादा होती है in comparison to the extrinsic motivators. It is also explained, I have already explained it to you, that extrinsic motivation is something which is externally, आपको मिलता है कोई external reward. Locus of control of these motivators is outside, not inside the person. Okay, intrinsic motivation में the locus of control is within the person. So person की involvement with the task and the process of doing that task in itself becomes very very interesting for a particular person rather than the outcome. Extrinsic motivation में goal बहुत important होता है या incentives बहुत important होते हैं, लेकिन intrinsic motivation में the journey he travels to fulfill that goal. Okay, that in itself is so interesting that the outcome, जो उसको outcome मिलने वाला होता है, वो उसके आगे nullify हो जाता है. Like for example, sometimes we are fighting the competition not just for the sake of winning the competition, okay, but to enjoy that particular activity, because we tend to enjoy doing that activity. हमें वो काम करना पसंद है, इसीलिए हम वो काम करते हैं rather than for some greed of extra money or something like that. उसके बाद इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या डिफरेंस है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, बट एक इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है, in fact attachment with outcome often distracts the process or activity. जब वो extrinsic motivation खत्म हो जाएगा तो आपका motivation भी खत्म हो जाएगा, जब वो factor खत्म. लेकिन अगर intrinsic motivation है, that is non-attachment, Indian thinkers, और non-attachment मतलब कर्म करो and फल की चिंता मत करो. If that is there, then you will be motivated, you will be very productive. Okay. Now, so this is the extrinsic and intrinsic motivation. Moving towards the next, motivation at Starbucks. Starbucks, आप सबने कंपनी के बारे में सुना होगा. It is a company which believes in intrinsically motivating their employees. Right? It doesn't believe in just the extrinsic motivations. Okay. Just okay. So this is how the motivation is given at Starbucks, by treating every employee's
every employee at equal level, listening to the problems of the employees so that they feel that someone in the organization care for them, right? Maintaining their work hours in such a way that they can manage their personal and professional goals as well, arranging all sorts of welfare policies for them so that they feel at home while working in the organization. So all this love, care is to intrinsically motivate them कि they are also the part of the family. If अगर कोई नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है तो वो उनको भी होगा, इस तरीके का फीलिंग इज इनकलकेटेड इन दी एम्प्लॉइज. Now, next come the theories of motivation, which are very important from the examination point of view. The first theory of motivation, these theories actually tells you कि organization में अगर employees को motivate करना है तो वो किस तरीके से किया जाना चाहिए. सबसे पहली जो थ्योरी थी इसके रिगार्ड में वो थी Maslow's need hierarchy theory, which is considered to be the first and foremost content theory of motivation. Okay, it was developed in 1935, none other than Abraham Maslow. Abraham Maslow ने क्या कहा कि एक इंसान की जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं. Okay, if one needs get satisfied, the other needs arises. Okay, they are unlimited in nature. जब तक कि वो नीड अनसेटिस्फाइड रहती है तब तक वो एक इंसान को मोटिवेट करती रहती है कि जब वो नीड सेटिस्फाई हो जाती है वो उस इंसान को मोटिवेट करना बंद कर देती है. And once the one need satisfies and other needs arises, this keeps on going, and this is what the essence of human life is, that is to keep going. Okay, so unsatisfied needs are the source of motivation for a person. ओके और ये अनसेटिस्फाइड नीड्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, दे क्रिएट अ हायरार्की, मतलब पहले बेसिक नीड्स सेटिस्फाई होंगी फिर एडवांस लेवल ऑफ नीड्स सेटिस्फाई की जाएंगी. तो मेस्लो ने क्या कहा, नीड इज एनी इंटरनल स्टेट जिसमें एक इंसान को डिससैटिस्फैक्शन फील होता है. ओके, डिससैटिस्फैक्शन फील होने की वजह से वो उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए काम करना शुरू करते हैं. दे मेक दो सेटिस्फैक्शन ऑफ दोज नीड एज देयर गोल्स एंड डायरेक्ट देयर बिहेवियर टुवर्ड्स सेटिस्फाइंग देम. वंस दोज नीड्स आर सेटिस्फाइड द अदर नीड्स अराइजेस. ओके, बाकी की नीड्स अराइज होना शुरू हो जाती हैं एंड दिस साइकिल कीप्स ऑन गोइंग. इसीलिए इंसान हमेशा मोटिवेटेड रहता है. ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी वो नीड है एम्प्लॉय की जो कि अनसेटिस्फाइड है, क्योंकि उस नीड के को टारगेट करके एक ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकती है और उनको मोर प्रोडक्टिव बना सकती है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द हायरार्की, दैट इज़ द पिरामिड ऑफ दैट नीड. सबसे पहले आते हैं, सबसे बेसिक नीड्स पे आते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, विच इज़ food, water, clothing, the basic needs of human beings. मैस्लो ने बोला कि सबसे पहले एक इंसान जो है वो अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करता है, दैट इज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. वो उतने पैसे कमाना चाहता है जिससे उसकी ये नीड्स पूरी हो जाएं. ओके, वंस वो फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर कंसिस्टेंट वे में सेटिस्फाई करना शुरू कर देता है, जब वो फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई कर लेता है, द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स कम्स इज द सेफ्टी नीड्स, बिकॉज उसको ये लगता है दैट टुडे ही इज एबल टू कंज्यूम द फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर जो कि अनसर्टेन है. व्हाट अबाउट दैट टाइम कि मेरी ये नीड सेटिस्फाई होती ही रहें फ्यूचर में जाके भी. दैट इज physiological need that he is capable of satisfying today should also get satisfied in the future as well, in order to make sure वो इतना पैसा कमाना चाहता है कि प्रेजेंट की कंजम्पशन को पूरा करने के बाद उसके पास फ्यूचर की कंजम्पशन के लिए भी कुछ सेविंग्स बचे. So he tries to go for all those kind of, he gets motivated by extra money which can be saved for future consumption, and he gets attracted towards benefits like permanency. ओके, कॉन्ट्रैक्ट होना जो कि परमानेंट है नेचर का, इंश्योरेंस लेना अपने लिए, सिक्योरिटी और सेफ्टी के पीछे भागता है. Once security is done, the next level of need is social need, because after all we are all human beings and we want कि हम we get friends,
we develop informal relationships, love, affection, trust, networking. All of that is what human being wants, because at the end of the day, they cannot work entire day. They want informal attachments in order to make them going. So the next need is belongingness and love needs. इसी वजह से organizations आज की date में get togethers organize करती हैं. They try to create an informal relations with the employees. They celebrate every festival in the organization as well, ताकि लोगों को लगे that they are part of the community, they are part of a family. Organization is kind of a family for them. जब आप एक sense of belongingness या love, affection create करते हो organization के तरफ, then extrinsic better money, better perks, they employees stop getting attracted towards them and they feel like working in that organization जहाँ पे उनको comfort मिलता हो काम करने के लिए. Okay. Next level of needs is esteem needs, which is related with the ego satisfaction, where comes the self respect of a particular person. Okay, तो self respect, हम किसी को, कोई अगर PhD कर लेता है तो हम उसको डॉक्टर कह के एड्रेस करते हैं, कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होता है तो हम उसको प्रोफेसर कह के एसोसिएट करते हैं. यानी कि हर किसी को एक डेजिग्नेशन दी जाती है, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू सैटिस्फाई देयर एस्टीम. Okay, so when you don't address them that way, they get disappointed, because after a point of time, when sub-level needs get satisfied, a person thrives for recognition in the society, respect in the society, respect for his work, respect for his ego. He wants all of that, and he wants to be addressed like sir, madam, professor, doctor, whatever the achievement he has made so far, he wants to be recognized for that. और जब उसको वो recognition, appraisal मिलता है, it is where the satisfaction of esteem needs comes into place. So for an organization, कुछ employees के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनको आप extrinsic motivation दो. They are motivated if you give them continuous praises and continuous rewards, awards, recognition. अगर आप उनको publicly देते हो तो that is much more important for them. Last level of need is self-actualization need, which means that a human being actualizes himself. He goes beyond the material things and he achieves happiness. ये last level of need क्यों है, जबकि Maslow ने खुद ही कहा था that needs are unlimited, because this is the stage where needs get ended. A human being stop getting motivated with any material thing, and he finds a peace in himself. Okay, so that is what self-actualization is about. That is realizing your full potential, that there's no scope of further satisfaction. It is something called as inner peace, maybe related to spirituality, and this is the last level of need. So what we can conclude from the Maslow's theory is that needs are unlimited. They form a hierarchy. If one need is satisfied, the other need arises. As long as a need is unsatisfied, it will motivate an employee to do a certain work. But once it is satisfied, it will not be the motivator anymore. Then last is, although the needs are unlimited, but once the one actualizes himself, तो needs motivate करना बंद कर देती है. The criticism of this theory, however, this theory is very popular so far till date, and बड़ी सारी theories जो हैं वो Maslow need hierarchy theory पे ही based हैं. But Maslow की जो एक कमी थी वो ये थी कि needs doesn't form the hierarchy. There is a possibility कि एक इंसान जो है वो physiological needs भी satisfy नहीं कर पा रहा है, but he has to satisfy the esteem needs or self-actualization need. For example, there are a lot of people in the art world, they just love the work that they do. They want the recognition in the society, irrespective of the fact that whether that work is going to give them bread or not. So there's no hierarchy of needs. Every person can get motivated irrespective of what the hierarchy is. But yes, on an average population, this theory can be applicable. Okay, and the majority of the people satisfy themselves by this hierarchy itself. So it is a very popular theory so far. उसके बाद हमारे पास आता है Herzberg theory of motivation, which we can say is also
part of Maslow's need hierarchy theory. Herzberg theory was called as two-factor theory as well, क्योंकि Herzberg ने दो factors में divide कर दिया motivators को. He said that उसने दो चीजें बोली that there are two factors. Number one is motivator and number two is hygiene factors. In an organization, there are certain factors which motivates the employees towards their goal. Okay, and there are certain factors which do not motivate the employees, but their non-presence disappoints the employees of the organization. Okay, so he created two scales. He said that there are two different scales. Opposite of satisfaction is not dissatisfaction. Opposite of dissatisfaction is not satisfaction. अगर मैं फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, ठीक है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन मुझे बहुत अच्छा रिकॉग्निशन दे रही है सोसाइटी में, माय एक्सपीरियंस इज गेटिंग काउंटेड, आई एम बीइंग प्रमोटेड, माय स्टेबिलिटी इज देयर, जॉब स्टेबिलिटी इज देयर, एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड डेजिग्नेशन इन द सोसाइटी एज वेल. So all these factors are motivating me to join that particular place because of all those factors. They are called motivators. But at the same time, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में देखोगे तो आपको ये सारे फैक्टर्स मिलेंगे अगर आप वहाँ पे जॉब करना चाहते हो तो. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, देयर बाथरूम्स, देयर फिक्सचर्स, फर्नीचर्स जो वहाँ पे होते हैं, लाइट्स, प्रोजेक्टर्स, देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इन दी गवर्नमेंट कॉलेजेस. ओके, सो दोज आर हाइजीन फैक्टर्स. ओके, अब अगर मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में काम कर रही हूँ, एब्सेंस ऑफ हाइजीन फैक्टर्स, ठीक है, वो एब्सेंस ऑफ हाइजीन फैक्टर्स कैन डिससैटिस्फाई मी, ओके, एट दैट टाइम. बट दैट डजंट मीन कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करूँगी, बट बिकॉज मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँगी बिकॉज देयर आर मोटिवेटर्स, बिकॉज दे आर गेटिंग मी अ बेटर प्लेस इन दी सोसाइटी. ओके, एंड इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. किसी के लिए हाइजीन फैक्टर्स मोटिवेटर्स हो सकते हैं और किसी के लिए मोटिवेटर्स जो है वो हाइजीन फैक्टर्स हो सकते हैं. सो दिस वी विल स्टडी लेटर ऑन जब हम क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे. बट व्हाट इज द एसेंस ऑफ हर्जबर्ग थ्योरी इज दैट कि आपको हाइजीन फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे basic factors सारे हैं, there are projectors, there is everything, but at the same time they are not giving me freedom, they are to teach in my own style, they are not giving me freedom to do anything, and they keep a constant check on me. It feels like very mechanistic style of working. तो उस केस में I am not dissatisfied, but at the same time I am not motivated to do the work because I am being constantly pressurized to perform in a certain way. On the other hand, if I will be given an opportunity to teach according to my own style, according to my own preferences, I would really admire that organization's policies, and I'll be motivated to do my work because I have been given the freedom to adopt my own style. So opposite of satisfaction is no satisfaction and opposite of dissatisfaction is no dissatisfaction. That means कि आप hygiene factors से किसी इंसान को motivate नहीं कर सकते that we have better infrastructure, we have better facilities, तो आपको यहाँ पे काम करने के लिए motivate कर सकते हैं. No, you should give much more than what is required at the basic level. Okay, good working conditions देना workers को comes in the hygiene factors, but it doesn't come in the motivators. Motivators में आते हैं higher level of needs, which is esteem needs, freedom, flexibility of operations, participation, democratic work environments. They comes in the motivators. So Herzberg ने, these are hygiene factors which are called as maintenance factor, which prevents an employees from getting dissatisfied. On the other hand, there are okay, now what do we mean by leadership?
Okay, leadership in an organization is required in order to motivate the employees towards the organizational goals. A leader is one person that motivates leader is one person that motivates the employees in the direction of achievement of their goals, right? And this is the PPT on leadership. Okay. Leadership is the ability of a person or it is the process of influencing the behavior of person towards the achievement of certain goals. एक leader एक person है who motivates an employee in the direction of achievement of goals. Okay. It is the art of influencing and inspiring a person to behave in a certain way. Okay. एक ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग लीडर्स चाहिए होते हैं सो एज टू अचीव देयर गोल्स ऑब्वियसली जो आपने प्लान्स बनाए हैं उनके डायरेक्शन में आपको अगर अचीव करना है तो यू नीड गुड लीडर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. Okay, now a very important movie in understanding the leadership. I am sure that आप सबने देखा होगा that there is a movie named as Chak De India जिसमें there is Kabir Khan who motivates the Indian women hockey team to for the World Cup, for fighting for the World Cup, right? So there are certain dialogues in the movie which will tell you that what the quality of leader should be or leader क्या करता है एक organization के अंदर. He is that person who believe in making the possible the impossible. जो चीज impossible लगती है उसको possible बनाना is what the leader does. Okay, तो जैसे मूवी में भी ये there is one dialogue that जो हो नहीं सकता वही तो करना है. That is, nobody ever dreamt of winning a World Cup for Indian women's hockey team, and that is what the Kabir Khan vision is about. That is to motivate the employees of uh, employees of the organization. That is creating a belief that something which is impossible is actually possible. Next is a great amount of attention is paid that everyone feels a sense of belongingness with the organization. That is, they feel that they are part of one community. Just like in the movie, Kabir Khan also scolded the team players that they should not say the name of their states, that rather they should say the name of the nation, that they belong to one nation, that they belong to one team rather than belong to a different state. तो similarly leader को भी एक sense of belongingness create करनी चाहिए organization के अंदर. So this is what leadership is about. Then next is creating a sense of conviction towards the goal. That is, कुछ भी हो जाए, we have to achieve our goal. We have to look for various alternatives that can be worked in the direction of achievement of goals. Right? So all these need to be worked upon in the direction of the achievement of goals. Next is motivating the team members in the situation of crisis. Now, a leader should be very well versed that कि अगर एक organization में अगर crisis की situation आती है तो वो handle करना भी उस leader को आना चाहिए. For example, in the movie also, when they were on the verge of losing the game, at that time Kabir Khan motivates them that okay, you have to go for the achievement of the goals at that time. He should not lose his commitment at the time in the event of crisis. So therefore, leadership is all about creating a team, making the team believe that they can do it, putting the confidence in people, and you identifying that what each person is capable of doing. सबकी अपनी अपनी खासियत होती है, and in the situation of crisis he should be very very calm minded to handle that situation of crisis. This is what leadership is about. So a leader is confident,
He's compassionate, he's very he should not be autocratic in nature, he should be very considerate of the needs of the other human beings, he should be very warm and welcoming towards the other employees of the organization. Next, he should be courageous, उसके अंदर courage होना चाहिए risk लेने का, अगर वो risk नहीं लेगा तो organization will not get benefited. He should be flexible in its approach, that is to allow for a little bit of disturbance from the regular schedule. He should be able to manage the personal and professional conflicts of the employees, and he should be honest in his dealings. जब तक कि वो honest नहीं होगा तब तक his followers will not be able to see a leader in him. Importance क्या है लीडरशिप की ऑर्गेनाइजेशन में? ऑब्वियसली इफ यू वांट टू कीप योर ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्रैक, ठीक है, then in that case you have to go for leadership at all levels of, there has to be a leader at all levels of the organization. Sometimes those leaders can be in the form of supervisors also, and sometimes those leaders can be in the form of informal leaders also, यानी कि उनका कोई designation नहीं है but फिर भी everyone is obeying them. Okay, influencing the behavior of people. Sometimes people get rigid, that they don't want to implement something in the organization, they oppose top management of the organization, they go for strikes. At that time leader play a great role in influencing their behavior. Help in building informal relation in organization through his compassionate behavior. वो एक ऐसा environment create करते हैं organization में that everybody feels that it is a light-hearted environment and there's no pressure on them. When there is absence of pressure on them, then they behave nicely in the organization. They become more productive at that time. Then leadership help in introducing the required changes in the organization as well. अगर कभी भी कोई changes implement करना हो तो a good leader can bring those changes in a very positive way without disappointing maximum employees. He brings that changes in the organization. And if there is any conflict between the top management and the lower level of management, he acts as a mediator at that point of time, and he helps in resolving the conflicts in the organization. Now there are different leadership style that one can adopt to. One can be a strict leader, or it can be an autocratic, one can be a democratic leader, or there is a middle point जहाँ पे आप एक participatory leader की तरह आ सकते हो. So autocratic leader क्या करता है? He never listens to anybody. He just gives the order and everybody has to follow. He usually resorts to punishment as a way of dictating his terms and conditions. जो भी उसकी बात को नहीं मानता है, then punishment दी जाती है उनको. Hitler in our history is considered to be autocratic leader. He's also called as dictator, dictating his own terms and conditions. Next is democratic leader, who listens to their employees, who gives उनको पूरी फ्रीडम देता है that whatever this is the goal, आपको जिस भी तरीके से काम करना है आप उस गोल की डायरेक्शन में कर सकते हो. Leaving everybody to their own capacity and believing in their capacity is what democratic leader does. Now in between comes the participatory leader, जो सबकी suggestions को सुनता है but decision खुद लेता है. Okay, after listening to everybody's opinion, everybody questions and opinions are welcome, but at the end the decision making power lies with him. So that is what participatory leadership style, a number of leaders. Now we are going to start theories of leadership. There are a number of theories of leadership that we are going to study, and the different theories of leadership emphasize on that कि आपको leadership style कौन सा adopt करना है, which kind of leadership style you will be adopting. Some theories says that you can be autocratic style is the best. Some theories says that democratic style is best, but maximum theories says that
दैट लीडरशिप स्टाइल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कि किस तरीके की सिचुएशन है ऑर्गेनाइजेशन में। एक अच्छा लीडर वही है जो अपने लीडरशिप स्टाइल को चेंज करे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज बताती हैं कि किस तरीके की सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशंस में आ सकती हैं और उस सिचुएशंस में एक लीडरशिप किस तरीके के स्टाइल को अडॉप्ट कर सकता है। बट मैक्सिमम ब्रॉडली स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप यही रहते हैं दैट you can be autocratic, you can be democratic, or you can be participatory in your approach. Likert ने बोला that there are 4 styles of leadership, और लीडर कोई भी स्टाइल इन 4 लीडरशिप स्टाइल में से एक लीडर कोई भी स्टाइल अडॉप्ट कर सकता है। ओके, द फर्स्ट वन इज एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, यानी कि अथॉरिटी रखना बट इन एन एक्सप्लॉयटेटिव वे, लेबर को कम से कम पैसा देना और सुपीरियर के हाथ में सारी की सारी पावर देना, लेबर को उनकी मर्जी पे रखना, उनको पनिशमेंट देना, उनको बेयर मिनिमम पे देना। दैट इज व्हाट एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव इज अबाउट, मतलब अथॉरिटी भी रखना, एट द सेम टाइम लेबर के राइट्स को एक्सप्लॉइट करना। But there is other way also. आप authority exercise करो but बड़े प्यार से, that is called as benevolent authoritative. That is, आप authority अपने हाथ में रखो but don't exploit the laborers, give them their due money, but at the same time don't give them any authority or any say in the organization. So authoritative के भी दो तरीके हो सकते हैं, one is exploitative and one is benevolent. Okay, next is पार्टिसिपेटिव, कंसल्टेटिव में क्या है कि आप कंसल्ट करोगे कुछ की एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से दैट व्हाट नीड्स टू बी डन, बट एट द सेम टाइम द अथॉरिटी लाइज विद यू। After consulting your team in the lower level management, you can take your own decision. And the last is participative, which is highly confidence in the employees कि आप अपने आप काम कर सकते हो, you can take your decisions, and delegation is done at all levels in the organization in the form of teamwork, communication and participation, क्योंकि superior अपने subordinates को completely trust करते हैं and they do not think that exercising the power is necessary. तो Likert says that 3 and 4 जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, दैट इज कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटरी स्टाइल ऑफ लीडरशिप, आज की डेट में हाईली प्रोडक्टिव माने गए हैं। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में ये स्टाइल्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं, जबकि 1 और 2 स्टाइल्स आर लीस्ट प्रोडक्टिव, यानी कि दे लीस्ट मोटिवेट द एम्प्लॉयज एंड दे आर वेरी बैड स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। देयरफॉर एक लीडर को क्या करना चाहिए, he should try to be participatory and consultative in nature rather than being autocratic, authoritative in nature. Okay, the rest of the theory we will do in the next class, which